दोस्तों सांसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ जो रिसेंटली आया है, भरना चाहिए कि नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है कि नहीं? ये कौन सी इंडस्ट्री को ताल्लुक रखता है? उस इंडस्ट्री में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं? आईपीओ का पर्पस क्या है? किसके पास पैसे जाएंगे? मेरे पैसे बढ़ेंगे कि नहीं? जैसे अनेक सवाल हो सकता है अगर आपके दिमाग में हो। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करें सांसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड पे। दोस्तों, ये जो कंपनी है, यह इंजीनियरिंग लेड मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर के कंपोनेंट्स बनाती है, जिनके प्रमोटर है एस शेखर वासन, एफ आर संघवी और दी देवराज। दोस्तों, दो ग्रुप है प्रमोटर ग्रुप में इस कंपनी में, ये हमें यहां से समझ आता है। ऑफर ऑफर जो है उसमें कंपनी के पास फंडिंग नहीं जाने वाला है। ये जो ऑफर है ये पूरी ओएफएस है, यानी पुराने जो प्रमोटर शेयर होल्डर है उनके पास पैसे जाएंगे, वो अपने स्टेक को कम करेंगे। करीबन 1.72 करोड़ शेयर्स की ऑफर होगी और अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ का फंडिंग होगा। आईपीओ में अगर हम भरना चाहते हैं तो हमारा 20 का लॉट होगा और 744 के प्राइस से करीबन 14,000 रुपीज का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। अब दोस्तों, सेलिंग शेयर होल्डर कौन है? सेलिंग शेयर होल्डर में हम देखें तो जैसे अभी हमने देखा, एक जैसे यहां दिखाया है प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर ए, जिसमें दोनों ही जो अलग ग्रुप है उनके प्रमोटर जैसे एस शेखर वासन, उन्नी राजगोपाल के, सिंघवी जी, देवराज, उनका स्टेक, टोटल होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स 40.64%। अब ये कौन प्रमोटर हुए? सेलिंग शेयर होल्डर प्रमोटर। प्रमोटर ग्रुप बी, जिसमें दी देवराज एचयूएफ और सिंघवी चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर उसको भी हम इंक्लूड करते हैं तो 42% का स्टेक इन लोगों का है। इसमें इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर को भी इंक्लूड करे तो क्लाइंट इबिन लिमिटेड और CVCIGP2 एम्प्लॉय इबिन लिमिटेड, जिनका इंडिविजुअली करीबन 34% और 19% रिस्पेक्टिवली शेयर होल्डिंग है। तो सारे अगर आप शेयर होल्डर सेलिंग वाले देखो तो 93.45% का इनका होल्डिंग हुआ, प्रमोटर और इन्वेस्टर का मिला के। इसमें इन्वेस्टर शेयर होल्डर करीबन 120 रुपए में उन्होंने कुछ साल पहले एक्वायर किया हुआ था। हम आज उनसे कितने प्राइस पे ले रहे हैं दोस्तों? 744 रुपीज पे, राइट? पर यस, उन्होंने तब इन्वेस्ट किया जब किसी को इंटरेस्ट नहीं था, राइट? और आज कंपनी की वैल्यूएशंस भी दोस्तों अच्छी है। अब दोस्तों, ये देखना जरूरी है कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, जस्ट विद द ईगल्स आई व्यू। तो इक्विटी दोस्तों अभी करीबन कंपनी का 9.5 करोड़ का है। टोटल इक्विटी 900 करोड़ का है, 889 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। दोस्तों, बोरोइंग 550 करोड़ का है। टोटल बोरोइंग, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब कुछ आ गया। तो डेप्ट 550 करोड़, इक्विटी 900 करोड़, करीबन 70% का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हुआ, जो हाई है दोस्तों, राइट? तो यस, हमें ये मानना होगा कि काफी बोरोइंग के साथ ये कंपनी चल रही है। दोस्तों, कंपनी के टोटल इनकम अगर देखें तो करीबन 1600 करोड़ की है, राइट? तो 1600 करोड़ की इनकम पे कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट भी कर रही है। और ये प्रॉफिट जो डेटा यहां हमारे सामने है, 3 साल से तो कंपनी प्रॉफिटेबल जरूर है। मेरे हिस्से की अर्निंग यानी ईपीएस हुआ 21.02। तो जब मैं 750 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है? 21 रुपया मुझे आज का मिल रहा है। और कंपनी में मेरा वैल्यूएशन 171 रुपीज का है, यानी एनएवी या आप कहो बुक वैल्यू। तो 171 की बुक वैल्यू, 21 का ईपीएस। बुक वैल्यू से करीबन 4-4.5 गुना कीमत पे हमें ऑफर किया जा रहा है। फिर भी चलो, ये सब बातें भी बुरी नहीं है, इट्स ऑल राइट, कंपनी प्रॉफिटेबल है। और 1600 करोड़ यानी ऐसा भी नहीं बहुत छोटी कंपनी है।
लेकिन ये जो इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री में दोस्तों आपको पता है कि और कई कंपनियां हैं जो करीबन 60,000 करोड़ का भी टर्नओवर करती है और कई कंपनियां 10,000 करोड़ वाली भी है। तो उनके मुकाबले तो कंपनी थोड़ी छोटी हुई, राइट। लेकिन प्रॉफिटेबल हिस्ट्री है। बैलेंस शीट अगर इनकी प्रॉपरली डीपली हम देखें तो कंपनी का इक्विटी पेड अप कैपिटल तो हमने जैसे पहले ही देखा 9.5 करोड़ का है। टोटल इक्विटी भी हमने ऑलरेडी देखी करीबन 900 करोड़ की है। अगर इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखे तो 188 करोड़ के है, राइट। तो 188 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरोइंग, साथ में 81 करोड़ की लीज लायबिलिटी भी ऐड करो, करीबन 250 करोड़ की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम है दोस्तों। ये दोनों चीजें मिलके भी आपकी फाइनेंशियल्स को थोड़ा वीक करती है और काफी पैसा ले भी जाती है। इनके साथ ही अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो आप टॉप लाइन देख सकते हो दोस्तों, 1550 करोड़ का इनका रेवेन्यू। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का भले यहां डेटा नहीं है, पर कंपनी ने आरएचपी में दिया हुआ है कि 5 साल में कंपनी का ग्रोथ 3% का है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन इसके साथ हम ये भी मान सकते हैं कि जो इंडस्ट्री में है ये वो इंडस्ट्री भी लो ग्रोथ थी। मेजर कॉस्ट इनका रॉ मटेरियल होता है। आप देख सकते हो 1500 करोड़ के धंधे में से 700 करोड़ तो रॉ मटेरियल पे खर्च हो जाते हैं। फाइनेंस जिसमें अभी हमने बात की थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लीज लायबिलिटी है, वो 50 करोड़ रुपया खा जाती है। फिर भी चलो कंपनी आखिर में प्रॉफिट जरूर कर पा रही है, करीबन 100 करोड़ के प्रॉफिट यानी 7% के मार्जिन। ईपीएस 21 रुपए का, जिससे हमें पता चलता है कि महंगा है, पर हम एक्सट्रीम 35 यानी बहुत महंगा नहीं कहेंगे। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कंपनी की 2 है, जो बहुत कम है दोस्तों, नॉट गुड। लो डेप्ट पेइंग कैपेसिटी हमें ये मानना पड़ेगा, राइट। तो फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग हम नहीं कह सकते, वीक नहीं है जैसे कई कंपनियां लॉसेस करती है, बट दे आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑल्सो। हम ये उम्मीद जरूर रख सकते कि आज की ये 1500 करोड़ की कंपनी कल ऑटो का धंधा बढ़ेगा, ये 3-4 हजार करोड़ तो आने वाले 5-1 साल में पहुंच सकती है। तो फाइनेंशियल भी हम इनको क्या कह सकते हैं दोस्तों, सो नॉट बैड नॉट सो गुड, राइट। कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हो भी सकता है, राइट। उसके साथ ही दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका प्रॉपरली देखें, पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ सेलिंग शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग। यहां दोस्तों टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो। क्लाइंट इबिन लिमिटेड जो अभी हमने देखा था, जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा होल्डिंग दोस्तों तो उनका है 34%। खुद प्रमोटर एस शेखरवासन 23। दूसरा जो बड़ा जो निवेशक है वो भी दोस्तों इन्वेस्टर है। तो आने वाले टाइम में ये तो बड़ा रिस्क है कि जो इन्वेस्टर है वो तो थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे और करीबन 10% जैसा होल्डिंग शायद रख सकते हैं, राइट। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको तो जाना है 10% होल्डिंग रख के, बराबर। बाकी प्रमोटर का भी बहुत ही छोटा छोटा दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ बिग और बेटर कंपनी। बेसिस ऑफ द ऑफर दोस्तों क्या है, तो बेसिस ऑफ द ऑफर में हम दोनों चीज ट्रैक करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पहले दोस्तों हम देखते हैं क्वालिटेटिव। So as you can see here in the qualitative analysis, they are the leading supplier of complex and high quality precision engineered components that is gaining market share across automotive and non-automotive sector। फिर भी मैं आपको बता दूं करीबन इनका 90% टर्नओवर तो 80% टर्नओवर तो ऑटोमोटिव से ही आ रहा है। वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल बोलेंगे, पर डाइवर्सिफिकेशन भी ऑटोमोटिव में ही है। और वहां पे भी जो एक प्रोडक्ट है इनका रॉड्स, वो उनका मेन टर्नओवर गेनर है। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, मशीन बिल्डिंग एंड ऑटोमेशन, resulting in continuous new product development and improved productivity with fungibility of equipment, machinery and production lines across product families and sector। सही बात है, कई इनकी दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट की रेंज है और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है वेल नोन इंडियन और ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स के साथ, जैसे बजाज हुआ, मारुति हुआ, हीरो हुआ। 3-3 डिकेड पुरानी रिलेशनशिप।
financial perform that is outperform the industry trend with industry leading metrics। अभी ये क्यों लिखा है ये मेरे को भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम बहुत आउट परफॉर्मेंस तो नहीं बोलेंगे, देयर फाइनेंशियल्स आर एवरेज फ्रेंड्स, राइट। पर चलो क्वालिटेटिव के बाद अभी प्रॉपर क्वांटिटेटिव पे बात की जाए। तो दोस्तों जब भी हम क्वांटिटेटिव पे बात करते हैं सबसे पहली बात होती है ईपीएस। ये केस में हम कह सकते हैं यस, अगर आप 750 रुपया निवेश कर रहे हो आपको 21 रुपया मिल रहा है, राइट। तो ये 21 रुपया भी आपको कंसिस्टेंट मिल रहा है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, तो आपकी अर्निंग तो कंटिन्यू रहेगी। करीबन 10 रुपए की आप डिविडेंड अर्निंग भी उम्मीद रख सकते हो हर साल की, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड आना चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बुरा नहीं, हम ये नहीं कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट बुरा नहीं है, इट इज एवरेज, राइट। तो 12 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ, एनएवी मतलब बुक वैल्यू 171, अच्छा इक्विटी है। पीयर ग्रुप, अगर हम इस कंपनी को दूसरी सेम इंडस्ट्री की कंपनियों से कंपेयर करें तो इस सेक्टर में कई बड़े खिलाड़ी भी दोस्तों है, ये हमें मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हमने लिखे हुए हैं, जैसे दोस्तों सनसेरा अगर 1500 करोड़ का टर्नओवर करता है तो मदरसन 60,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, जो कि अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, सबसे बढ़िया धंधे करने वाली, कोई डाउट ही नहीं है। बाकी भी आप कंपनियां देखो यहाँ पे तो एंड्योरेंस है, मिंडा है, जो करीबन 5,000 करोड़ प्लस टर्नओवर वाली कंपनियां हैं। सुंदरम फास्टनर बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये भी 3,500, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा टर्नओवर है, बस यस। सुप्रजित सुंदरम दोनों ही अच्छी कंपनी है, सुप्रजित इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, करीबन सनसेरा जितना टर्नओवर के साथ, राइट। यहाँ पे अगर हम इन्हीं कंपनियों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जैसे सनसेरा का पिछले 2020 का यहाँ पे दिया हुआ है 10.5%, राइट। जो एवरेज हम इंडस्ट्री देखे मदरसन का 9%, राइट। 2020 का 2021 में ये डेटा और इंप्रूवमेंट वाले हैं पूरी इंडस्ट्री में, राइट। लेकिन एवरेज हम कहेंगे यहाँ पे, यहाँ सबसे बढ़िया सुंदरम फास्टनर का और एंड्योरेंस का है। खास सुंदरम फास्टनर एक अच्छी कंपनी है दोस्तों इस सेक्टर की, छोटी, बट यस इट इज अ गुड कंपनी। सो हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं सनसेरा, ये टॉप 15 में भी नहीं आती है, टॉप 15 में नहीं। प्रॉफिट मार्जिन इनका एवरेज है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इनकी एवरेज है। तो जब हम पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी चॉइसेस उपलब्ध है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सनसेरा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और यही एक कंपनी है जहां मुझे निवेश करना चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी है पीयर ग्रुप देखने के बाद। अब दोस्तों ये सवाल बनता है कि क्या कंपनी आने वाले समय में आगे बढ़ पाएगी कि नहीं, ये देखने के लिए हम दोस्तों थोड़ा इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री एनालिसिस में सबसे पहला भारत, आप देख पा रहे हो दोस्तों 2019, 2020, 21 और 22, अब 20 तक तो गाड़ी चली गई, 21 के एस्टिमेट होंगे, आप देख पा रहे हो 21 के एस्टिमेट भारत के दुनिया में सबसे ज्यादा है। इवन 2022 के एस्टिमेट आप देखो तो दोनों ही साल इंडिया पूरे वर्ल्ड को दोस्तों आउट परफॉर्म करेगी, ऐसा आईएमएफ का मानना है। दोस्तों इनके पीछे कारण भी कहीं हो सकते हैं, आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे कि भारत का जीडीपी ग्रोथ पिछले 5 साल का करीबन 60% का था, जबकि दुनिया का करीबन 3.5% का था। तो भारत दुनिया से डबल स्पीड से बढ़ रहा है, ये साल 11%, पर आने वाले 5 साल की भी अगर हम एस्टिमेट देखें तो इंडिया 7%, यानी पिछले 5 साल से आने वाले 5 साल भारत की तेजी ज्यादा अच्छी रहेगी, राइट। उसके साथ ही दोस्तों इंडिया का जो जीडीपी है ये दुनिया से अभी भी फास्ट बढ़ने वाला है। ये इसलिए, पहला कारण यहां लिखा हुआ है इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो सीधी बात है पॉपुलेशन जहां है वहां कंजप्शन है, पर हाँ पॉपुलेशन के पास पैसा भी होना चाहिए और पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होनी चाहिए, राइट। तो क्या वो है कि नहीं वो देखे तो फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, यानी यंग पॉपुलेशन है इंडिया की। फेवरेबल डेमोग्राफी की वजह से हम ये तो कह सकते हैं इंडिया के पास सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और यंगेस्ट पॉपुलेशन है।
अर्बनाइजेशन की कगार पे है। अभी इंडिया रूरल है, पर अर्बनाइजेशन आने वाले दशक में सबसे फास्ट इंडिया में होने वाला है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियराइजेशन, दोस्तों फैमिली जो अब तक एक ही फैमिली में काफी लोग रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए फैमिली के बेटा हो सकता है बड़े शहर में जाए या एक शहर से मेगा सिटी में जाए, मेट्रोज में जाए, तो इससे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती है, कंजप्शन दोस्तों बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट सिटीज ये उम्मीद रखती है कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया बनाने में मदद करेगी। दोस्तों भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा है ये भी फास्टेस्ट ग्रो हो रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हम ये जरूर कह सकते हैं भारत दुनिया में सबसे फास्ट बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। दोस्तों जैसा मैंने अभी पॉपुलेशन के बारे में आपको बताया, दोस्तों 1950 का ये डेटा आपके सामने है जब करीबन 40 करोड़ का इंडिया का पॉपुलेशन था, जो कि आज बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ का हो चुका है। 2030 तक आते आते दोस्तों हम 150 करोड़ के होने वाले हैं। दोस्तों 2001 से 2011 तक 18% का ग्रोथ हम देख पा रहे। 2011 से 2021 11% का ग्रोथ हुआ। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हुआ और आने वाले दशक में भी और थोड़ा कम होगा। इससे जीडीपी पर कैपिटा में पॉजिटिव इफेक्ट आता है। यह है दोस्तों आपके सामने जीडीपी पे कैपिटा के डेटा। दोस्तों करंट प्राइस के हिसाब से जीडीपी पर कैपिटा और कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से भी, राइट। तो करीबन हम मान सकते हैं कि एज पर करंट प्राइसेस 1.5 लाख रुपए की एक एवरेज इंडियन की इनकम है, जो 7% के ग्रोथ से, ये भी कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से लिखा हुआ है, राइट। तो 7% का ग्रोथ से जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी इनकम देता है इंडिविजुअल व्यक्ति को। की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसमें एक है दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम। ये स्कीम दोस्तों आपकी प्रोडक्शन को और मोटिवेट करती है। जीएसटी जो इंप्लीमेंट हुआ, जिसे हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन देखे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, थ्रस्ट ऑन एफोर्डेबल हाउसिंग, आईबीसी लॉ जिसकी आफ्टर इफेक्ट अभी हमने कई कंपनियों में देखी ही है, और रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ये कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो और बूस्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के डेटा आपके सामने है, 17-18, 18-19, 19-20 और पिछले साल जो कोरोना अफेक्टेड था उसमें भी, राइट। दोस्तों पिछले महीनों में हमने शार्प रिकवरी जीएसटी में भी देखी है। उसके साथ आईबीसी, दोस्तों आईबीसी का नियम आने से जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डेप्टर से क्रेडिटर के पास चला गया। दोस्तों एज पर दिस डेटा हम देख पा रहे हैं, बाकी की जो मेजर इकोनॉमी है उन्होंने ये रिफॉर्म काफी साल पहले लॉन्च कर दिया है और उनको इसके रिजल्ट अच्छे मिले। आप हर एक कंट्री में देखो तो बिफोर रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म रिकवरी रेट काफी बढ़िया आया है। ब्राजील 0.2 से 70%, 17% रिकवरी रेट, रशिया 28 से 43, चाइना 31 से 36, और इंडिया में भी देखा दोस्तों हमने बिफोर रिफॉर्म 26% का रिकवरी रेट, और अभी अगर हम देखें तो 43%। तो हाई इंप्रूवमेंट हमने दोस्तों इंडिया में भी पोस्ट आईबीसी लॉ देखे। दोस्तों पिछले 4 सालों में करीबन 3900 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस किए गए, जिसकी पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट हमने ओवरऑल बैंक्स के लिए दोस्तों देखी। सो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर इंडस्ट्री की, क्योंकि आपकी जो सांसेरा कंपनी है वो ऑटोमोटिव से ताल्लुक रखती है, टू व्हीलर
और कार पैसेंजर कार की कंपनियों को भी अगर उनका पार्ट सप्लाई है तो ये देखना जरूरी है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ करेगी। दोस्तों भारत जो है वो टॉप 2 प्रोड्यूसर्स में है टू व्हीलर्स में। दोस्तों वॉल्यूम के टर्म पे देखे तो इंडिया का 80% यूनिट्स जो ऑटो के हैं वो टू व्हीलर से आते हैं। पिछले जो 4-5 साल थे ये डोमेस्टिक टू व्हीलर प्रोडक्शन दोस्तों फ्लैट रहे। ये फ्लैट रहने में 2020 का जो म्यूटेड ऑटो सेक्टर था वो भी रिस्पॉन्सिबल है। पिछले साल आप लोगों को ये भी पता है कि कोरोना की इफेक्ट थी, राइट। पर 2019 तक के अगर आप कगार देखो तो 9.3% का ग्रोथ यहाँ पे था। हम जरूर दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में टू व्हीलर प्रोडक्शन के वॉल्यूम अच्छे रहने चाहिए। अब जब टू व्हीलर की बात चलती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन की भी दोस्तों बात आती है। यस दोस्तों, भारत भी पेरिस एग्रीमेंट का एक हिस्सा है जिसमें कैंपेन है ईवी 30 मतलब दोस्तों 2030 तक 30% व्हीकल इलेक्ट्रिफाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों लिथियम आयन बैटरीज जिनका कॉस्ट काफी हाई है, उसके साथ ही इनएडिक्वेट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पेनिट्रेशन दोस्तों अभी भी हम देखें तो 1% से तो कम ही है। अगर हम आउटलुक देखें आने वाले 5 सालों का तो हम देखेंगे आने वाले 5 साल में दोस्तों टू व्हीलर इंडस्ट्री करीबन 10.9% के ग्रोथ से बढ़ सकती है। 2026 आते आते हम करीबन 3 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस करते होंगे। सो नो डाउट फ्रेंड्स, हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड। हम अगर सेगमेंट वाइज देखें तो 2016 के हिसाब से 62% मार्केट इकोनॉमी व्हीकल का था और एग्जीक्यूटिव 25, प्रीमियम 12। पर आने वाले सालों में कुछ ये चेंजेस होंगे। यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो टू व्हीलर है जो 62% का स्टेक रखता था वो कम होके 50% हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूटिव 25 से 30 और सबसे बड़ा जंप देखेगी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, राइट। तो प्रीमियम बिकने के ज्यादा अच्छे आधार है। कोई डाउट नहीं दोस्तों, ये इंक्रीजिंग इनकम की एक इफेक्ट है। Government intervention in regulations and policies, as you can see, the government of India through various ministries has formulated policies for the development of EV scooter in India. The following table lists some of the policies and their expected outcomes. Estimated penetration of electric two vehicle by fiscal 2026. Friend, as you can see, अभी करंटली बुरे हाल है। 1% ही अभी हम पेनेट्रेटेड है, बिलो 1%। लेकिन टिल 2026 ये उम्मीद की जा सकती है हम करीबन 8% जरूर पहुंचेंगे। तो एक बल्क ऑफ माइग्रेशन होना चाहिए स्कूटर सेगमेंट में ईवी की ओर। दोस्तों खास स्कूटर में इसलिए क्योंकि स्कूटर मोटरसाइकिल से ज्यादा अर्बन में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स रूरल में ज्यादा होती है। तो दोनों को अगर आप विभाजित करके देखते हो तो स्कूटर का पेनिट्रेशन 25 to 27% पहुंच जाएगा, पर मोटरसाइकिल अभी भी 1% से नीचे रहनी चाहिए 2026 में भी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम लाइट व्हीकल इंडस्ट्री का भी ग्लोबल आउटलुक देखें तो इसमें पैसेंजर व्हीकल आता है और उनका जो प्रोडक्शन है ये 2015 से 19 में भी फ्लैट था। आपको याद होगा टू व्हीलर कम से कम 2015 से 19 में 9% का ग्रोथ तो किया था, पर वो ग्रोथ यहाँ पे आपको पैसेंजर कार में नजर नहीं आ रहा है ग्लोबली। उल्टा 2020 में दोस्तों 18% से प्रोडक्शन डाउन हुआ और 19 के मुकाबले खास करके कोविड की वजह से
तो 19 और 20 दोनों साल हमने डिक्लाइन देखा। अब जबकि दुनिया भर में हम रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लाइट व्हीकल इंडस्ट्री भी अच्छा ग्रोथ करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो, ग्लोबल लाइट व्हीकल में टॉप 10 जो कंपनियां हैं वो 74% मार्केट का हिस्सा रखती है, जिसमें सबसे ज्यादा टोयोटा 13% लाइट व्हीकल में उनका मार्केट है, और उसको फॉलो करता है वॉक्सवैगन। तो काफी तगड़ी टक्कर है, और काफी साल से दोनों की टक्कर दोस्तों चलती जा रही है। दोस्तों शेयर ऑफ प्योर आईसीई व्हीकल, फोसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल, दोस्तों रिड्यूस्ड 2015 में 69% से 36% तक तो अंदाजित आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड्स जो है, इनका शेयर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, जो करीबन 29% था, आज 51% करीबन पहुंच चुका है। या दोस्तों प्योर 2020 में भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी लिमिटेड है 3.3% के साथ। दोस्तों ये 37% के कगार के ग्रोथ से बैटरी के जो व्हीकल है वो भी 23 लाख व्हीकल से 2025 आते आते करीबन 1 करोड़ व्हीकल पहुंच हो जाने चाहिए। दोस्तों आउटलुक देखते हैं हम इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का। अगेन यहां पर भी 2016 से 19 में दोस्तों प्रोडक्शन 5.2% के कगार से बढ़ रहा था, जिसमें खास कंट्रीब्यूशन था दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड का भारत में। पर दोस्तों 2020-2021 अफेक्टेड ईयर रहा, जस्ट लाइक 2-3 व्हीलर। करंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पेनिट्रेशन पैसेंजर व्हीकल में बहुत ही कम है, 0.16%, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स एंड चार्जिंग स्टेशंस लीडिंग टू रेंज एंजाइटी। तो करंट पेनिट्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों प्रोडक्शन आउटलुक हम क्या रख सकते हैं आने वाले 5-1 साल का? जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, भारत का जो कार मार्केट है वो हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर हम दूसरी डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें तो भी सिर्फ 24 कार्स पर 1000, ये दोस्तों काफी कम है। अगर हम ब्रिक ब्लॉक देखें, ब्राजील, रशिया, चाइना, तो भी दोस्तों, क्योंकि ब्राजील, रशिया, चाइना 173, 307 एंड 99 पैसेंजर व्हीकल पर 1000 लोग 2015 में थे दोस्तों। तो यहां पे भारत में कोई डाउट नहीं है, ट्रेमेंडस पोटेंशियल है अभी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये जो गैप है अंडर पेनिट्रेशन की, ये आने वाले समय में दोस्तों रिड्यूस होनी चाहिए। दोस्तों पैसेंजर व्हीकल का प्रोडक्शन आउटलुक करीबन 10.8% का ग्रोथ हम आने वाले 5 साल में उम्मीद करेंगे, जिसको ड्राइव करेगी दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड। अब दोस्तों टू व्हीलर हो या कार इंडस्ट्री हो, इन्हीं पे आपके सांसेरा का ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे कंपटीशन सिनेरियो अगर इन कंपनियों का देखे तो हम देख सकते हैं अलग अलग कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री से यहाँ पे ताल्लुक रखती है। जैसे आपकी सेंसरा जहाँ पे लिखी हुई है ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, एयरक्राफ्ट, अदर्स। काफी बड़ा दोस्तों यहाँ पे एक वर्ल्ड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। सबसे तगड़ा अगर हम पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां देखें, टॉप 10 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज आप देख सकते हो, मदरसन सुमी, जिनकी ऑपरेटिंग इनकम सबसे ज्यादा 64,000 करोड़, और ग्रोथ भी उनका 14% इतने चैलेंजिंग समय में।
सुंदरम जैसी कंपनियां विद 18,000 करोड़ टर्नओवर, 10% का ग्रोथ, बढ़िया एकदम। वैरॉक विद 9% ग्रोथ। बॉश करीबन 10,000 करोड़ का टर्नओवर, आधा परसेंट का ग्रोथ। भारत फोर्ज 8,000। और इसमें ये टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज के हम ग्रोथ एवरेज देखें तो भी 7% है पिछले 5 साल से। तो ऑलमोस्ट सनसेरा से तो काफी अच्छे ग्रोथ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के हैं। यहाँ पे हम मार्जिन भी देखें तो एवरेज 12% के मार्जिन, एवरेज करीबन 12% के मार्जिन हम देख पा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 1% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, गियरिंग रेशियो 4 का है, डेप्ट टू इक्विटी दोस्तों, राइट। तो 4 यानी ऑलरेडी हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि सेक्टर पे डेप्ट तो है दोस्तों, राइट। पर ये पूरे ग्रुप में अगर हम देखें तो बिजनेस में तो मदरसन सुमी का कोई जवाब नहीं। सांसेरा यहां पे कहां आती है और कैसी है दोस्तों? अबाउट सांसेरा इंजीनियरिंग, हमने दोस्तों ऑलरेडी पहले ही बात कर दी। इंजीनियरिंग लेड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में। ऑटोमोटिव सेक्टर में कई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जिसमें आते हैं कनेक्टिंग रोड, रॉकर आर्म, क्रैंकशाफ्ट, गियर शिफ्टर, फोक, स्टेम कॉम एंड एल्यूमिनियम फोर्ज पार्ट that are critical for engine, transmission, suspension, braking, chassis and other system for two-wheeler, passenger vehicle and commercial vehicle vertical। दोस्तों नॉन ऑटोमोटिव में एरोस्पेस, ऑफ रोड, एग्रीकल्चर और कुछ सेक्टर के लिए प्रिसीजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। रेवेन्यू इनकी, जैसी हमने शुरुआत में बात की थी दोस्तों, 89% ऑटोमोटिव सेक्टर से आती है, इसीलिए हमने पहले ऑटोमोटिव सेक्टर का ग्रोथ देखा। तो दोस्तों ये सेक्टर की हाई डिपेंडेंसी हुई ऑटोमोटिव सेक्टर पे। नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से खाली 12% रेवेन्यू है। एक्सपोर्ट मार्केट इनका 35% है, तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट मार्केट भी है। 65% डोमेस्टिक से धंधा इनको मिलता है। बजाज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, जैसा आप देख पा रहे हो 21% सेल्स तो बजाज अकेला देता है। तो हाई डिपेंडेंसी हुई इनकी बजाज से, क्योंकि कोई भी एक कंपनी का टर्नओवर आपका 15% से ज्यादा होता है तो उस पर डिपेंडेंसी दोस्तों हमारी बढ़ जाती है। वैसे इनके 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इनके जो कस्टमर्स हैं वो 10 में से टॉप 10 में 9 टू व्हीलर कंपनीज इनके कस्टमर है। ग्लोबली अगर लाइट व्हीकल कंपनीज हम टॉप 10 देखें तो उसमें से 6 इनके कस्टमर है, जिसमें ज्यादातर रिलेशनशिप इनकी स्ट्रॉन्ग और लंबी है। जैसे हीरो के साथ 20 इयर्स, बजाज 25 इयर्स, यामाहा 20 इयर्स, मारुति 30 इयर्स। तो स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रिलेशनशिप्स, राइट। इन कॉर्पोरेशन इनका 1981 में हुआ था। 1986 में ये पैसेंजर व्हीकल के कंपोनेंट का प्रोडक्शन करने लगे मारुति के लिए। 1996 में टू व्हीलर के लिए इन्होंने लॉन्च किया। 2009-11 में ऑफ रोड व्हीकल आरसीवी के लिए भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। दोस्तों अभी के समय में हम देखें 40% इनका सेल्स कनेक्टिंग रोड से आता है। तो कनेक्टिंग रोड हुई इनकी मेन प्रोडक्ट। यहां पे पूरा दोस्तों इनके प्रोडक्ट का लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सी प्रोडक्ट कहां पे ये लोग देते हैं। तो यहाँ कनेक्टिंग रोड जो इनका मेजर प्रोडक्ट है, ये टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल तीनों को सप्लाई करते हैं। और उनके साथ कुछ अलग और भी प्रोडक्ट दोस्तों उनकी है। ओवरऑल अगर समरी ले हम ये कंपनी की, तो यह कंपनी प्रोड्यूस करती है कनेक्टिंग रॉड, एज ये इनकी मेजर प्रोडक्ट हुई और ऑटो इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक हुआ। काफी लार्ज लिस्टेड प्लेयर है दोस्तों इस सेक्टर में। मदरसन, सुंदरम, वैरोक, बॉश जैसे और संसेरा उन सब के मुकाबले एक छोटी सी कंपनी है। अच्छी रिलेशनशिप है इनकी बाकी कंपनियों के साथ, क्योंकि
लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी उनके वेंडर की। फाइनेंशियल्स इनके हम देखें तो ऐसा नहीं कह सकते एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। एवरेज फाइनेंशियल्स, हाई डेप्ट, लो आईसीआर। प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में भी रह सकती है, लेकिन हाई डेप्ट की वजह से कुछ पैसा प्रॉफिटेबिलिटी में अफेक्ट हो सकता है। अब जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे इस कंपनी को भी फायदा होना है। प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले समय में दोस्तों बढ़ सकती है। सो कितने स्टार दे, चलो बताओ। राइट, देखो मदरसन जैसी कंपनी, अब वो भी हाई डेप्ट है पर धंधा जबरदस्त करती है। अब हाई डेप्ट में ही डालना तो फिर मदरसन में क्यों नहीं। अब अगर हम लो डेप्ट जैसी कंपनियां देखते हैं इस सेक्टर में, तो लो डेप्ट जैसी कंपनियां भी है यहाँ पे। आमरा राजा जैसी, वेपको जैसी, राइट, बॉश जैसी कई कंपनियां हैं, पर जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में ग्रोथ भी कम रहता है। राइट, अब जो लोग इस आईपीओ में पैसा लगाएंगे, जैसे आने वाले समय में इकोनॉमी बढ़ती है तो देखो कंपनी का तो धंधा बढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि फंसेंगे, पैसे तो मिलेंगे आने वाले समय में, पर ये कंपनी वेल्थ के लिए नहीं है। वेल्थ के लिए जब मैं पैसा डालता हूं तो उसके दोस्तों जो रेटिंग होते हैं वो ऐसे नहीं होते। यहाँ पे स्टार रेटिंग हम 0 देंगे सेल्स में, क्योंकि ऑटो पार्ट इंडस्ट्री में 1500-1600 करोड़ का कोई ज्यादा बड़ा महत्व नहीं है। 0 स्टार इनको हम देंगे वर्टिकल ग्रोथ के लिए, ऐसा नहीं है कि बढ़िया ग्रोथ है। इनको हम 1 स्टार दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फाइनेंशियल्स के लिए, अच्छे मार्जिन है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों। 1 स्टार देंगे इनको लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए बाकी कंपनियों के साथ। आधा स्टार दे सकते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्री में, ये जरूर आएगी। हम इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ में नहीं रखेंगे, पर ये जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है वो ग्रोइंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या किया जाए, आईपीओ भर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो, पर वेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं दोस्तों। राइट, तो ये था दोस्तों प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से। आपको कोई भी सवाल होते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई इंक्वायरी करनी हो, आपको सीखना है स्टॉक मार्केट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड रजिस्टर फॉर नेक्स्ट बैच। सीखना है आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो गूगल और एप्पल दोनों ही पे अवेलेबल है। और वेबसाइट जो है profitfromit.in, यहाँ पे काफी अलग अलग इंडस्ट्री और कंपनी रिलेटेड चीजें सीखने को मिल सकती है। राइट, तो जाते जाते अगर आपको ये वीडियो में बताई गई डिटेल पसंद आई है, ये आपको काम लग सकता है वेल्थ के लिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप इस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहोगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।